रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनि इठ लेह लोग सब बांटि न लेह कोय। लोकाचार तो यही है कि दूसरे की पीड़ा, दूसरे का रहस्य लोग मदद करने की मंशा से नहीं, उसकी घर घर चर्चा करने के लिए जानना चाहते हैं। इसीलिए मन की बात बहुत सोच समझकर दूसरे से बांटनी चाहिए। फिर पुराने और नए सोच का भी फेर है। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है, पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती थी। इसी पुरानी पीढ़ी के ही एक परिवार की कहानी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं अपनी लोक कथाओं की श्रृंखला में। दिया जरे राजघर भाट घर। टुकड़े टुकड़े हो चुके परिवार को फिर से जुड़ने में जो अनुभव होते हैं, वो आज की पीढ़ी के लिए भी सबक हो सकते हैं। बाकी पूरी कहानी तो डॉक्टर उषा सक्सेना ही सुनाएंगी। आइए स्वागत करते हैं उनका मन के मौसम में। नमस्कार उषा जी। नमस्कार नीलम जी। लीजिए, रूपरेखा तो बन गई लोक कथा की। अब आप सुनाए पूरी कहानी दिया जरे राजघर भाट घर। बहुत समय पहले बुंदेलखंड के दहगवा नामक गांव में एक भाट रहता था। लक्ष्मी की उस पर अपार कृपा थी। उसका बड़ा सा मकान गांव के आकर्षण का केंद्र था। वो काश्तकार भी था। ढेरों संपत्ति, मवेशी, घूमने के लिए बग्घी, तांगा और सेवा करने के लिए अनेक नौकर चाकर थे। उसके 4 बेटे थे। सबके विवाह हो चुके थे। जी। बहुएं भी बड़े बड़े घरों की थी। वह अपने परिवार में बहुत सुख से जीवन बिता रहा था कि अचानक ही बिजली टूट कर गिरी। अरे। हाँ, गांव में अकाल पड़ गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। मवेशी तक भूखों मरने लगे। फाट के यहाँ भी सब कुछ नष्ट हो गया। जी। संपत्ति, वैभव, बग्घी, तांगा, नौकर चाकर, मवेशी, लहलहाते खेत सब अतीत बनकर रह गए। जिस घर में अनगिनत लोगों के लिए भोजन बनता था, वहां परिवार के लोगों का पेट भरना मुश्किल हो गया। जी। बहुओं से कष्ट न झेला गया और वे सब अपने अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद भाट की पत्नी का भी निधन हो गया। जी। घर में बस भाट और उसके 4 बेटे रहते थे। बेटे मेहनत मजदूरी करके पेट भरने के लिए मोटा छोटा अनाज ले आते थे। लौटकर वे ही खाना बनाते। जी। पिता से उनकी हालत देखी नहीं गई और उसने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, प्रिय बच्चों, तुम्हारी हालत देखकर मैं हर पल हर क्षण दुख से भर उठता हूँ। बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करना, लौटकर घर गृहस्थी का काम करना। मैं तुम लोगों की ससुराल जा रहा हूँ। बहुओं को विदा करवाकर साथ ले आऊंगा, जिससे वे आकर घर का काम संभाल ले और तुम सबको कुछ आराम मिल सके। कोई लाभ नहीं होगा दद्दा, वे सब बड़े घरों की लड़कियां हैं। यहाँ आकर उन्हें काम करना पड़ेगा। हमारी राय मान लीजिए, आप न जाइए। वे नहीं आएंगे। उनके मायके वाले उन्हें नहीं आने देंगे, बड़े बेटे ने कहा। चारों बेटों ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उनका कहना था, परिवार का अर्थ होता है मिलजुल कर रहना, सुख दुख के समय साथ रहना, एक दूसरे का साथ देना। उन्हें अपने बहुओं पर पूरा विश्वास था। लड़कों के रोकने पर भी वे नहीं माने और बहुओं को लेने चल दिए। फिर क्या हुआ? सबसे पहले वे बड़े बेटे की ससुराल पहुंचे। उनके समधी बहुत बड़े जमींदार थे। पूरे इलाके में उन्हीं का दबदबा था। जी। जब भी भाट बेटे की ससुराल जाते थे, समधी उनकी आवभगत में जमीन आसमान एक कर देते थे। वे बड़ी आशा से वहां पहुंचे, पर अब हालात बदल चुके थे ना। उन्हें साधारण से अतिथि कक्ष में ठहरा दिया गया। जी। समधी जी किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त थे और बहू अस्वस्थ थी। घर के पुराने नौकर ने ही उनका आदर सत्कार किया। उसी ने सबको बताया कि वे बहू को लेने आए हैं। जी। समधी जी को रात का समय मिला। उन्होंने औपचारिकताओं का निर्वाह किया, उनकी परिस्थिति के प्रति संवेदना व्यक्त की। कहने लगे, समधी जी,
आप मेरी बेटी को लेने आए हैं। आप तो जानते हैं मेरी बेटी ने जब से जन्म लिया है इस घर में पैसा ही पैसा बरसता रहा है। पैसे के बिना जीवन कैसे जिया जाता है, मेरी बेटी सोच भी नहीं सकती। जी। थोड़ी सी तकलीफ भी वो नहीं सह सकती। हम्म। फूलों सी कोमल है मेरी बच्ची। आप उसकी विदा की बात कर रहे हैं। उसे कांटों से बेधने के लिए मैं कैसे भेज दूं? यदि उसे कुछ हो गया तो क्या आप अपने आप को क्षमा कर सकेंगे? बहू तो आपकी ही है समधी जी। आप मुझे गलत न समझिएगा। वैसे जब तक आपका समय खराब चल रहा है आप सब यहीं आकर रहिए। वाह वाह, क्या सलाह दी है। धन्यवाद समधी जी। आपके मन में हमारे परिवार के लिए सहानुभूति है, ये जानकर प्रसन्नता हुई। अब चलूंगा, बहू को आशीर्वाद दे दीजिएगा। भारी मन से उन्होंने विदा ली। जी। अब वे दूसरी बहुओं को विदा करवाने चल दिए। हम्म। दोनों बहुओं के यहाँ भी उन्हें वैसा ही उत्तर मिला। हम्म। हमारी बेटियां सुख में पली हैं। जब आपके यहाँ की स्थिति ठीक हो जाएगी हम हम्म। स्वयं स्वयं ही उन्हें लेकर आएंगे। वाह। भाट सोचने लगे, वक्त भी कैसे कैसे रंग दिखाता है। सही आगे बात है। हाँ, आगे पीछे घूमने वाले बहुओं के माँ बाप ने निगाहें ही फेर ली। हम्म। अब वे छोटी बहू को लेने चल दिए। हम्म। मन बुझा बुझा सा था, कहीं वहां भी अपमान हुआ तो बेटों को कैसे मुंह दिखाएंगे। हम्म। कितना मना किया था उन्होंने। गिरे मन से वे छोटी बहू के यहाँ पहुंचे। हम्म। आशा के विपरीत उनका वहां बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। अच्छा। हाँ, बहू ने उनके चरण स्पर्श किए, सबका हालचाल पूछा। 2 दिनों तक वे वहां रहे। जब बहू की विदा की बात की तो समधी जी ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। हम्म। वे उदास होकर चलने ही वाले थे कि छोटी बहू ने कहा, ठहरिए पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा। हम्म। बहू ने कहा, हम्म। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? क्या तुम इनके यहाँ रहकर गरीबी में दिन काट सकोगी? बहू के पिता ने कहा, हम्म। जी हाँ पिताजी। विदा के समय माँ ने यही कहा था, बेटी तेरा नया जन्म हुआ है, अब वही परिवार तेरा अपना है। सास ससुर तेरे माता पिता हैं। हर घड़ी हर पल तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है। जी। पिताजी, हमने सुख साथ बांटा है, दुख भी बांटेंगे। मुझे आशीर्वाद दे पिताजी। जी। जा बेटी जा, मुझे तुझ पर गर्व है। भगवान चाहेगा तो तुम लोगों का अच्छा समय फिर लौटेगा। तुझे हम सबका आशीर्वाद। जी। छोटी बहू के मधुर व्यवहार से ससुर का मन भर आया, आंखें छलक उठी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, ढेरों दुआएं दी और उसे लेकर घर चले आए। हम्म। घर की हालत देखकर बहू बहुत दुखी हुई। ओह, इस स्त्री के बिना घर जैसे भूत का डेरा हो जाता है। सच बात है। अब इसे ठीक करना मेरा काम है। हम्म। मैं आते ही काम में लग गई। दिन भर घर की सफाई की, फिर नहा धोकर सबके लिए भोजन बनाने में जुट गई। लड़के जब मेहनत मजदूरी करके लौटे तो छोटी बहू को देखकर आश्चर्य से भर उठे। हम्म। बहुत दिनों बाद उन्होंने पेट भर खाना खाया। हम्म। अब बहू की तपस्या शुरू हुई। हम्म। सुबह उठना, घर की सफाई करना, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करना, उसके बाद सबके लिए खाना बनाना। हम्म। उसके हाथ में रसायन थे, जो हम्म। भी बनाती स्वादिष्ट ही बनता था। जी। उसकी एक ही शर्त थी, चारों भाइयों को प्रतिदिन परिश्रम करके कुछ न कुछ करके लाना ही है। कुछ न हम्म। कुछ लेकर आए जब घर आए तो। हम्म। एक दिन चारों भाइयों में से किसी को मजदूरी नहीं मिली। हम्म। अब छोटी बहू की शर्त तो निभानी ही थी। हम्म। बड़े भाई ने लकड़ियां इकट्ठी की, दूसरे बेटे ने पेड़ों की डालियां, तीसरे बेटे ने फल और फूल इकट्ठे किया। छोटा बेटा परेशान था, खाली हाथ कैसे जाता। रास्ते में पड़ा हुआ एक मृत नेवला ले आया, क्योंकि कुछ ना कुछ ले जाना था। हम्म। सबने सामान लाकर छप्पर पर डाल दिया। हम्म। थोड़ी देर में एक चील उड़ती हुई आई। वो हम्म। कहीं से एक नौलखा हार ले आई थी। हम्म। जब नेवले पर उसकी नजर पड़ी, उसने उसे झपटकर मुंह में दबाया और नौलखा हार लेकर उड़ गई। छोड़ गई वो वहां पे। छोड़कर, हाँ, उसने नेवले को मुंह में दबाया और नौलखा हार छोड़कर उड़ गई।
हम्म छोटी बहू ने जब नौलखा हार देखा तो आश्चर्य से भर उठी। हम्म उसने हार उठाया, नौलखा हार उठाया और उसे संभाल कर रख दिया। हम्म कुछ देर बाद ही राजा की घोषणा उसने सुनी, सुनो सुनो, राजकुमारी का नौलखा हार खो गया है। अच्छा, जो भी, ये हाँ, नौलखा हार है वो। हाँ, और चील जो थी वो उसको कहीं से उठा ले आई थी। हम्म और जब न्योला देखा तो न्योले को उठा ले गई, हार छोड़ गई। हम्म सुनो सुनो, राजकुमारी का नौलखा हार खो गया है। हम्म जो भी व्यक्ति उस हार को खोज कर राजा के पास लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हम्म छोटी बहू को पता चला कि राजकुमारी की विदा होनी थी, किंतु बिना नौलखा हार के विदा संभव नहीं थी। हम्म राजा को विदा का मुहूर्त दूसरा निकलवाना पड़ा था। हम्म छोटी बहू ने अपने ससुर को बुलाया और कहा, पिताजी, राजकुमारी का नौलखा हार हमारे पास है। हम्म चील छप्पर से न्योले को उठा ले गई थी और नौलखा हार वहां छोड़ गई थी। आप राज दरबार जाकर राजा को बता दीजिए कि हार हमारी छोटी बहू ने ढूंढ लिया है, वो स्वयं ही आकर आपको देगी। उसे बुलवाने के लिए आप पालकी भेज दें। हम्म भाट राज दरबार गया। उसने राजा को हार मिलने की सूचना दी हम्म और बहू की बातें दोहरा दी। जी। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बहू को बुलवाने के लिए तुरंत ही पालकी भेज दी। सुंदर वस्त्र पहनकर पालकी में बैठकर छोटी बहू राजमहल पहुंची। राजा का अभिवादन किया और विनम्रता से कहा, महाराज, ये लीजिए राजकुमारी का नौलखा हार। एक चील मेरे छप्पर पर डाल गई थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राजकुमारी का नौलखा हार मैं आपको दे सकी हूँ। हम्म राजा छोटी बहू से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे यह भी पता चल गया था कि कभी भाट के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, आजकल दरिद्रता की स्थिति में है। हम्म उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा बेटी, बोलो क्या चाहिए। जी। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक शर्त है। शर्त? बोलो बेटी, क्या शर्त है तुम्हारी? हम्म मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। हम्म महाराज, दिवाली के दिन राजमहल में दीपक जलेगा और भाट की हवेली में दिया जले राजघर और भाट घर। हम्म बस इसी दिवाली पर महाराज। अनोखी शर्त थी, पर राजा तो वचन दे चुका था। हम्म उसने कहा, ऐसा ही होगा बेटी। राजा को नौलखा हार देकर उनके चरण स्पर्श कर बहू घर लौट आई। हम्म समय बीतता गया, कार्तिक माह आ गया और आया दीपावली का पर्व। पूरे राज में अंधेरा, केवल राजमहल और भाट का घर दीपकों से जगमगा रहा था। वाह वाह। लक्ष्मी जी आई। वे हम्म पहले राजमहल गई, उसके बाद वे भाट के घर आए। छोटी बहू की आस्था, तपस्या, लगन और भक्ति से वे प्रसन्न हो उठी और जगमगाते दीपकों को देखकर तो वे भाव विभोर हो उठी। उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी के चरणों की रज से घर पावन हो गया। छोटी बहू की लगन, तपस्या से घर में सोना बरस उठा। सतखंडा महल बन गया। बहुएं लौट आई, जीवन सुख से भर उठा और फिर सब आनंद मग्न हो पूर्ववत रहने लगे। बहुत बढ़िया। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। उषा जी, भाट का परिवार कितनी मुश्किलों में जी रहा था। ऐसे दुख के समय सारी बहुएं अपने अपने सुख के लिए मायके निकल गईं। उनके घर वाले भी अपनी बेटियों को सुख दुख में बराबर से अपने परिवार का साथ देने की सीख नहीं देते। ऐसे में छोटी बहू वो लौ बनकर उभरती है जो राजा के आगे बराबर की शर्त रखती है। दिया जरे राजघर, भाट घर। राजा भी उसकी बात का मान रखते हैं। भाट को खोया सम्मान वापस मिल जाता है। बहुत मानवीय सरोकारों और मनुष्य की गरिमा से जुड़ी कहानी है आपकी। दिया जरे राजघर, भाट घर। यहाँ चमत्कार नहीं, परिवार के जुड़ाव की सच्ची लालसा काम कर जाती है। बड़ी सार्थक कहानी है उषा जी। बहुत आभार। और कार्यक्रम में मन के मौसम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।